Hello बच्चों, last class we have discussed about the vapor density, relative density and percentage composition. Also we know about the empirical formula and molecular formula, है ना। कुछ definitions भी देखे थे, कुछ relations भी देखे थे empirical formula and molecular formula। तो यहाँ से हम start करते हैं कि determination of empirical formula and molecular formula। तो हमने तो सीखा था कि empirical formula और molecular formula किसको बोलते हैं, लेकिन हम कैसे determine करेंगे वो आज हम आज के lecture में देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आप एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने से पहले आप परसेंटेज कंपोजिशन आपको अच्छे से आना चाहिए, जो प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था। तो आप पहले परसेंटेज कंपोजिशन निकालना सीखिए, फिर उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला। जिसे नहीं आते वो पहले आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालिए, फिर उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला ये वाले वीडियो लेक्चर देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम थोड़ा सा थोड़े थोड़े इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और आज हम कैलकुलेट करेंगे तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको पढ़ा दिया गया एंड उससे भी पहले हम बात करेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है कि जो आपका केमिस्ट्री में है ना, केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि एक क्या बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम CaCO3। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हम पूरा नहीं लिख के हम क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का क्या होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन Ca एंड कार्बोनेट मीन्स कार्बन प्रेजेंट है तो क्या होगा कार्बन C एंड ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा O। तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसी को क्या बोलते हैं फॉर्मूला बोलते हैं ना। जो भी आपके पास एलिमेंट जो उस कंपाउंड में या वो सब्सटेंस है जो आपका एलिमेंट प्रेजेंट है उसका जो सिंबल है ना, उस एलिमेंट का जो सिंबल है ना। तो हर जितने भी एलिमेंट है 118 114 जितने भी एलिमेंट सबके सिंबल है ना। तो उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को इस मॉलिक्यूल्स का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जो एटम्स के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसका आप कलेक्टिव फॉर्म में लिख लीजिए, वो क्या हो जाता है आपके फॉर्मूला हो जाता है। तो इसी तरह से फॉर्मूला जो होते हैं आपके हमारे पास फॉर्मूले टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होता है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, दूसरा क्या होता है आपका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। देखो अब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होते हैं, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जानने से पहले हम क्या जानते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है आपका एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्या होता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ना मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड, तो जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे आपका H2O। तो H2O का एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं आपके 2, ऑक्सीजन 2, तो ये आपका क्या हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे C6H12O6। अब देखो यहाँ पे कार्बन कितने 6, हाइड्रोजन कितने आपके 12 एंड ऑक्सीजन कितने 6। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ना, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं आपके मोलिकुलर फॉर्मूला होते हैं। इनमें से कोई भी सिंपलेस्ट रेशियो वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मोलिकुलर फॉर्मूला। अब यहीं पे क्या है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि सिंपलेस्ट रेशियो जो हमने बात किया ना यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो यहीं पे क्या हो सिंपलेस्ट रेशियो है ना। सिंपलेस्ट रेशियो ही क्या कहलाता है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मीन्स कहने का मतलब अगर मैं इसमें बात करूं H2O तो इसका H2O का सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा H2O ही होगा। एंड इस तरह से मीन्स इसमें तो कुछ रेशियो ले ही नहीं सकते, मिनिमम कितना ले सकते हैं 1 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते। जिस तरह से मैं C6H12O6 की बात करूँ इसमें कॉमन क्या आ सकता है 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन आ गया। C कार्बन कार्बन का क्या होगा C 6 तो कॉमन ले लिया, तो CH2O, क्योंकि हाइड्रोजन कितने 12 तो यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो क्या बचा सी। तो इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया CH2O। क्लियर है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया आपका जो सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएंगे वो होंगे वो हो जाएंगे इंपेरिकल फॉर्मूला, एंड जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वो हो जाएंगे आपके मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो दोनों में डिफरेंसेस बस इतना है कि जो आपका सिंपलेस्ट रेशियो है एंड जो सिंपलेस्ट रेशियो बनेंगे मीन्स मिनिमम जो आपके पास कंपाउंड है उस कंपाउंड में मिनिमम जो सिंपलेस्ट रेशियो कितना हो सकता है 1 हो सकता है, 1 से कम नहीं हो सकते, ठीक है। चलो तो यहाँ से आप देख लीजिए कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आपका ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट विच रिप्रेजेंट 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। एंड ये एग्जांपल हो गए और बहुत सारे एग्जांपल है, ऐसे नहीं कि ये 2 ही एग्जांपल है तो 2 ही एग्जांपल होंगे, बहुत सारे एग्जांपल जितने केमिस्ट्री में बिना फॉर्मूले के काम ही नहीं चलेंगे, ठीक है। चलो तो मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो ये हो जाएगा एग्जांपल एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, तो डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। चलो तो डिटर्मिनेशन के लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखने हैं, क्या क्या याद रखने हैं आपको। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट है, ठीक है।
कौन कौन से एलिमेंट है, फिर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, आपको परसेंटेज पता होना चाहिए। अगर परसेंटेज गिवन नहीं है तो आप परसेंटेज कंपोजिशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको परसेंटेज दिया हुआ होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो अगर फॉर्मूला ही दिया रहेगा तो फिर आप तो वहाँ से आप परसेंटेज कंपोजिशन निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या है, एलिमेंट जो एलिमेंट है, जैसे मान लो कार्बन दिया हुआ, कुछ भी एलिमेंट ले लो, मान लो मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, यहाँ पे बी लेता हूँ, उसका परसेंटेज मान लो यहाँ का 80% है। तो मान लो एलिमेंट आपके पास दो ही एलिमेंट हैं, तो दो एलिमेंट है तो एक एलिमेंट का अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो दूसरा एलिमेंट का तो परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। मान लो ए का परसेंटेज दिया हुआ है 80%, तो बी का परसेंटेज आप कितना निकाल सकते हैं, आप 20। कितना क्लियर है। तो एक का अगर मान लो 3 आपके पास एलिमेंट दिए हुए हो ए बी सी, अगर एक के दिए हुए हैं 40, बी के दिए हुए हैं 30, तो बताइए सी का कितना होगा। तो आप दोनों को प्लस कर लेंगे, 100 से माइनस कर लेंगे। तो एक कंपाउंड में जितने नंबर जितने परसेंटेज है वो टोटल परसेंटेज कितना होगा, 100% होंगे, ठीक है। तो एक का दिया हुआ तो आप दूसरा आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। अब ये नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ये कैसे निकालते हैं, जो परसेंटेज दिया हुआ है, उसको किससे डिवाइड करना है, मोलर मास से, ठीक है। तो यहाँ पे ए का तो मोलर मास पता होना चाहिए, बी का मोलर मास, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ अभी, है ना। तो ए का क्या हो जाएगा आपका, ए का तो परसेंटेज कितना है आपका 80% है, डिवाइडेड बाई ये ए का जितना मोलर मास होगा। उसी तरह से बी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 20% बाई इसका मोलर मास, बी का मोलर मास, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है रिलेटिव रेशियो। क्या निकालना है आपको, रिलेटिव रेशियो। देखो रिलेटिव रेशियो क्या है कि रिलेटिव, अब मान लो कि यहाँ पे कुछ परसेंटेज, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स है, कुछ ना कुछ आ गए, क्या कुछ ना कुछ आ गए, यहाँ पे डिवाइड होने के बाद मान लो कि यहाँ पे आपके आ गए 1.5, क्या आ गया आपका 1.5, एंड यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आ गया आपका 3। क्लियर है, अप्रोक्स कितना 1.5 और ये 3। तो आपको रिलेटिव रेशियो निकालना था। रिलेटिव रेशियो कैसे निकालते हैं कि जो इन दोनों में से जो मिनिमम वाले हैं, क्या है, इन दोनों में से जो मिनिमम वाले हैं उसको डिवाइड करना है सब में। क्लियर है, क्या बोल रहे हैं, इन दोनों में मिनिमम कौन सा, 1.5, तो 1.5 को सब में डिवाइड करना, 1.5 डिवाइड बाई 1.5, उसके बाद 3 डिवाइड बाई 1.5 कितना हो जाएगा, 3 बाई 1.5 2 हो गया, और 1.5 बाई 1.5 कितना हो जाएंगे, 1, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ और फ्रैक्शंस होते, यहाँ पे 1 2 एग्जैक्ट नंबर आ गए, है ना, तो 1 2 अगर नहीं होते तो हमें एक और स्टेप करना होता है जिसको बोलते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो भी आप निकाल सकते हैं, जो लोएस्ट नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, बाकी नंबर से, तो वो आपको क्या हो जाएंगे, सिंपलेस्ट रेशियो। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत अप्रॉक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जो कंपाउंड है वो हमेशा किस में होता है, इंटीजर नंबर में होता है, 1 2 3 4 में होते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं ना, होते हैं कुछ फ्रैक्शन में होते हैं, लेकिन हम यहाँ इंटीजर नंबर में ही लेके चलते हैं, होल नंबर रेशियो में ही लेके चलते हैं, इस वजह से। तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत अप्रोक्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इंपेरिकल फॉर्मूला अब क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला ए कितना है आपका 1 और बी कितना है आपका 2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए तो 1 ही है और बी कितना है आपका 2, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, AB 2। क्लियर है, तो ये आपका हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने का मेथड। तो यहाँ पे देखिए कि हमने क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ गिवन परसेंटेज, ठीक है, जो भी आपका परसेंटेज दिया हुआ है उस परसेंटेज के हेल्प से हम क्या करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला एलिमेंट जो दिया हुआ है एलिमेंट यहाँ पे लिख लेंगे, फिर उसके बाद परसेंटेज जो दिया हुआ है वो परसेंटेज लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे कि परसेंटेज बाई एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का आपको परसेंटेज दिया हुआ होगा उसी परसेंटेज का एटॉमिक मास से डिवाइड करना, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद क्या निकालना आपको, रिलेटिव रेशियो ऑफ एलिमेंट। तो रिलेटिव रेशियो इसका जो मिनिमम होगा उसके मिनिमम से आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय लोएस्ट वैल्यू। जो भी लोएस्ट वैल्यू होगा, यहाँ पे ABC 3 होंगे, तो उनको जो लोएस्ट वैल्यू होगा उसी से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। उसके बाद क्या निकालना, अगर वहाँ पे इंटीजर फॉर्म, अगर मान लो कि वहाँ पे फ्रैक्शन में आते हैं, तो फ्रैक्शन में आते हैं तो आपको क्या निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है कि जो भी आपका वैल्यू है ना, उसको किससे डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना है, लोएस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंपलेस्ट रेशियो, इसी के शॉर्ट फॉर्म में पर एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक नंबर, रिलेटिव रेशियो और सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। चलो इसके हम एग्जांपल करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेन्स 52.2% ऑफ कार्बन, ठीक है। उसके बाद 13% ऑफ हाइड्रोजन दिया है।
इसका मतलब ये है कि कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है और हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है, लेकिन ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन कार्बन का हो गया 52 एंड हाइड्रोजन का 13। तो इन दोनों को प्लस करके क्या करेंगे आप 100 से माइनस करेंगे, तो वो किसका परसेंटेज आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। क्योंकि जो कंपाउंड बन रहे हैं आपके कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों के मिक्सिंग से ही आपके क्या बन रहे हैं, आपके कंपाउंड बन रहे हैं। तो तीनों को मिला के कितना होना चाहिए आपका 100% होना चाहिए। ठीक है, तो ये 52.2 13 एंड इसको मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो 52, तो 52 65.2, तो 65.2 माइनस 100 करेंगे, 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 165.2, तो माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 34.8 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हो जाएगा आपका 34.8। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है एटॉमिक नंबर, सॉरी हाँ नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो क्या परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, तो परसेंटेज आपका 52.2, तो 52 कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, तो 52.2 बाई 12 लगभग ये 4.3 के आसपास आएंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन का परसेंट 13, तो 13 बाई 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। उसी तरह से आपका 34.8, तो ये ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 34.8 डिवाइड बाई 16, तो ये लगभग अप्रोच के कितना आ जाएंगे 2.17 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब हम बात करेंगे रिलेटिव रेशियो, क्योंकि यहाँ पे 4.35 आ गया, यहाँ पे 13 आ गया और ऑक्सीजन का कितना आ गया 2.17। तो अब बताइए कि यहाँ पे मिनिमम कौन सा हो गया 2.7, तो 2.7 से ये तीनों में आपको डिवाइड करने हैं। ठीक है, तीनों में, तो 4.3 बाई 2.1, तो ये अप्रोच कितना आ जाएगा 2 और ये अप्रोच कितना आ जाएगा 6 और 2.17 बाई 2.17 से आपको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1। तो ऑक्सीजन में कितने रिलेटिव रेशियो आ गया 1। तो अब बताइए कि कार्बन कितने हैं आपके 2, तो क्या हो जाएगा आपका C2। उसके बाद हाइड्रोजन देखिए कितने हैं 6, तो हाइड्रोजन 6 के है तो क्या लिखोगे यहाँ पे 6 एंड ऑक्सीजन कितने हैं आपके 1, तो ऑक्सीजन हो जाएगा आपका। तो जो फॉर्मूला हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H6O1। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हो गए। तो बाकी ये कौन सा फॉर्मूला है ये सब चीज़ें हमें नहीं लिखना, बस हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहिए। जैसे भी अगर इस फॉर्मूले की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपका ये O1 है, C2H6 है, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा C3O और ये आपका क्या होगा C3। ये आपका क्या है ईथर फॉर्म हो गए, ईथर फंक्शनल ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है, ये भी हो सकते हैं और भी फॉर्मूले हो सकते हैं और भी कुछ दूसरा हो सकता है। तो फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं कि जो कंपाउंड है, कंपाउंड को कोई भी कंपाउंड उसका एलिमेंट्स दिया हुआ रहे तो हमें एक फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका एलिमेंट लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं परसेंटेज लिखते हैं, फिर एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर निकालने के बाद हम क्या करते हैं रिलेटिव रेशियो। मोस्ट प्रोबेबिलिटी होते हैं क्या कि आपके रिलेटिव रेशियो तक ही आपके आंसर आ जाते हैं, नहीं आए अगर यहाँ पे इंटीजर फॉर्म में, यहाँ पे अगर आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आए तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दिए लोवेस्ट नंबर से, वो आपका सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा। मान लो यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो तो कितना हो जाएगा आपका सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका फ्रैक्शन में नहीं है, तो 1 है आपका लोवेस्ट नंबर, तो 2 × 1 6 × 1 और 1 × 1, तो यही आ जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो एंड क्या हो गया आपका रिलेटिव रेशियो, दोनों ही आपका क्या होगा सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसी तरह से आप फॉर्मूले लिख सकते हैं। चलो तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं कि हाइड्रोकार्बन कंटेंट्स 80% कार्बन। अभी तक इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब इस वाले कंपाउंड में देखिए कि हाइड्रोकार्बन कंटेंट्स 80% कार्बन, मीन्स हाइड्रोकार्बन बोला है, सिर्फ ओनली क्या बोला है हाइड्रोकार्बन और कुछ बोला नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन बोला है तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोकार्बन में क्या क्या प्रेजेंट आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं और कार्बन प्रेजेंट होते हैं, यही दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी, इसके अलावा और कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, चलो तो कार्बन कितना है आपका, कार्बन है आपका 80%, तो कार्बन आपका 80% हो गया, इसका मतलब हाइड्रोजन कितना होगा आपका 20%, क्योंकि टोटल कंपाउंड 100% को है तो कार्बन 80% हो गया, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपका 20%। तो इफ मोलिकुलर फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 30, तो मोलिकुलर फॉर्मूला मास दिया हुआ है, कुछ ना कुछ इसमें इसका मतलब है कुछ ना कुछ लोचा दिया हुआ है। ये परसेंटेज अभी तक हमें दिया हुआ होता था, हम क्या करते थे एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है और मोलिकुलर फॉर्मूला, दोनों ही फॉर्मूले हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, फिर हम मोलिकुलर फॉर्मूले के पास जाएंगे। ठीक है, चलो तो कार्बन का 80% हो गया और हाइड्रोजन का कितना हो गया 20%। तो हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स क्या परसेंटेज बाई मोलर मास जो एटॉमिक मास है, तो 80 बाई कार्बन का कितना है 12, तो यह हो गया 20/3 है ना, यहाँ से 4 से डिवाइड कर लिया तो क्या होगा 4 × 20 और 4 × 3 कितना होगा 12। इसी तरह से यहाँ पे 20 बाई हाइड्रोजन का कितना होता है 1 20/1। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे सिंपल मिनिमम वाले क्या है 20/3 या 20,
20/3, तो 20/3 दोनों से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव रेशियो हो जाएंगे। 20/3 23/3 कितना आ जाएगा, एंड 20/20/3, तो ये 3 क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा, तो ऊपर आएगा तो 20 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 3। तो हाइड्रोजन आपका कितना हो गया 3, एंड कार्बन आपका कितना हो गया 1। तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका CH3। क्लियर है। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आपको इजी कैलकुलेट करना आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है मोलिकुलर फॉर्मूला। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें पता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इक्वल्स टू n इंटू मोलिकुलर फॉर्मूला मास। इसका मतलब है कि अगर n का वैल्यू आ जाए, हम आराम से मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होता है आपकी यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला मास इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, मीन्स कहने का था मोलिकुलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अगर आपने n इक्वल टू क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एम्पेरिकल मोलिकुलर फॉर्मूला मास दिया हुआ है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला मास दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है आपका 30। अब आपको निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आपका अलग है। तो जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, इसका जो मास होगा, यही क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो बताइए एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या है, कार्बन का कितना होता है 12, एंड हाइड्रोजन का कितना हो गया 1 इंटू 3, तो 3 हो गया, तो कितना हो गया आपका 15। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया आपका 15। तो मोलिकुलर फॉर्मूला मास कितना है आपका 30/15, कितना हो गया आपका 2। तो 30/15 कितना हो गया 2। तो n का वैल्यू कितना हो गया 2। तो बताइए कि मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। n का वैल्यू कितना हो गया आपका 2, एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है आपका CH3। तो बताइए क्या होगा कि C2H6। क्लियर है, C2H6 ये हो गया आपका मोलिकुलर फॉर्मूला। क्लियर है, चलो समझ में आ गया ना। तो क्या करते हैं कि आपको अब ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना होगा और मोलिकुलर फॉर्मूला, दोनों ही फॉर्मूले आपको कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है। चलो यहाँ से हम बात करते हैं आगे। ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हो गया 12+3 है ना। मोलिकुलर फॉर्मूला मास दिया हुआ है n की वैल्यू, मोलिकुलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, और यहाँ से मोलिकुलर फॉर्मूला आप निकाल लीजिए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपका क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन कि, एक मिनट, ठीक है। तो ए एंड बी फॉर्म अ कंपाउंड, ए एंड बी कंपाउंड दिया है ना, उसका परसेंटेज दिया हुआ ए एंड बी इज 50%। दोनों ही का क्या है आपका, ए एंड बी का दोनों का परसेंटेज दिया हुआ 50-50% दिया हुआ। फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ एटॉमिक वेट ऑफ ए इज 20 एंड बी इज 40। देखो यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में नहीं बोला है, ये क्या बोला, सिंपलेस्ट फॉर्मूले के बारे में बोला है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्मूला कौन सा होता है आपका, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो हमें क्या निकालना है आपको, इंपेरिकल फॉर्मूला ही निकालना है, और इसका परसेंटेज भी दिया हुआ है ए एंड बी, है ना। कोई एलिमेंट है ए एंड बी, एज्यूम कर लिया है, तो ए एंड बी का दिया हुआ 50-50%, एंड उसका मास भी दिया हुआ है, तो 20 एंड 40% दिया हुआ है ना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो ये आपका क्या है, परसेंटेज एलिमेंट लिख लो, उसके बाद क्या परसेंटेज लिख लिया, परसेंटेज लिखने के बाद आपको एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो 50/ए का कितना दिया हुआ 20, तो 50/20 2.5, एंड 40/50/40 1.25। तो यहाँ पे 1.25 और 2.5 आ गए। इसको क्या निकालिए, रिलेटिव रेशियो 1.25 से दोनों में डिवाइड कर लीजिए, इसमें 2 आ गया, इसमें 1 हो गया। तो जो फॉर्मूला हो जाएंगे क्या होगा, ये 2 किसका आया, ए का आया, तो क्या होगा A2B, बी का कितना है आपका 1। तो ये आपका फॉर्मूला होगा, है ना। और एक ये होमवर्क दिया गया है एक्स एंड वाई। तो ये एक्स का 40% है, वाई का 60% है। तो एटॉमिक वेट ऑफ एक्स 30 दिया हुआ है, एटॉमिक वेट ऑफ वाई कितना दिया हुआ है 20। सेम आपको सेम इसी तरह से आपको बना देना है, ठीक है। एक्स का एलिमेंट लिखना है, उसका परसेंटेज निकलना है, और उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं और रिलेटिव रेशियो निकालने, काम खत्म, ठीक है। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। तो यहाँ तक हमने सिंपलेस्ट रेशियो हमने बात कर लिया, कैसे हम मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं कि कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूला या जो भी फॉर्मूले, अब हम फॉर्मूले की बात कर लिए, तो अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम बात करेंगे, क्वेश्चन करने से पहले आज हम पहले हम बेसिक नॉलेज ले लेंगे, थोड़ा बहुत डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, है ना। प्रॉब्लम बेस्ड हम केमिकल इक्वेशन पे हम बात करेंगे, है ना। मोलमोल एनालिसिस नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, मोलमोल एनालिसिस क्या होता है, एंड उसके बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है।
चलो, तो पहले सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन पता होना चाहिए, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, अनबैलेंस बैलेंस इक्वेशन क्या होते हैं, इन सब चीज़ों रिएक्टेंट प्रोडक्ट वगैरह क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हम कभी कभार हम केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं, कभी इक्वेशन को केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। तो ये दोनों ही आपका चीज़ क्या है, दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि मीन्स अगर जो भी कोई भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन मीन्स उसमें जो बॉन्डिंग का ब्रेक होना, बॉन्डिंग का नया नया बॉन्डिंग का फॉर्म होना, इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे कि केमिकल रिएक्शन की वजह से मैं बात कर लूँ, जैसे आयरन का रोस्टिंग होता है, ठीक है। आयरन को अगर आप ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के संपर्क में है ना, कांटेक्ट में रख देंगे या बाहर रख देंगे या ह्यूमिडिटी में रख देंगे, तो वहाँ पे आयरन क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं रिएक्शन करना स्टार्ट कर जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा, रोस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका केमिकल रिएक्शन, तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एंड इसी को हम किसी फॉर्म में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, उसको बोलते हैं इक्वेशन। जैसे मान लो Fe+O, तो FeO आयरन ऑक्साइड हो जाते हैं, तो आयरन ऑक्साइड आपको क्या कहलाएंगे, इक्वेशंस कहलाएंगे। और जो रिएक्शंस हुए हैं, वो रोस्टिंग जो हुआ है, उसको बोलते हैं रिएक्शन। क्लियर है, समझ में आया क्या बोल रहे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इक्वेशन तो आपका एक रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन रिएक्शन जो आपका एक फेनोमेना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप, रिएक्शन को फेनोमेना बोलिए, है ना। तो जो फेनोमेना होते हैं वो क्या होता है, आपका रिएक्शन कहलाता है। एंड जो आपका इक्वेशन जो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जो मेथड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस इंटरेक्ट, मीन्स आपके एक ही कंपाउंड थोड़ी अपने आप से रिएक्शन करेगा, है ना। आपके मिनिमम 2 कंपाउंड तो चाहिए, 2 मॉलिक्यूल्स तो चाहिए, तभी तो आपका रिएक्शन करेगा, है ना। तो आपके दो मिनिमम तो 2 तो होने चाहिए, या फिर और भी इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो interact to each other and form new substance where all bonds are broken and new bonds are formed। जो रिएक्शंस होते हैं, जो रिएक्शन होता है, तो उसमें जो पुराने बॉन्ड है वो तो टूटते हैं, एंड जो नया बॉन्ड है वो आपका फॉर्म होगा। तो ऐसे वाले जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। इसी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ऑल केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाई केमिकल इक्वेशन, मीन्स जो एक रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। जिसमें एक दो चीज़ें होता है, एक रिएक्टेंट होता है और एक क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो मीन्स कहने का मतलब रिएक्टेंट कौन होते हैं और प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखो, रिएक्टेंट क्या होता है कि जहाँ पे आपका रिएक्शंस हुआ है, जो रिएक्शन हुए हैं, मीन्स जहाँ पे आपका बॉन्ड्स टूटे हैं ना, जहाँ पे रिएक्शन हुआ है उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जहाँ पे नया बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं, लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट को लिखते हैं, एंड राइट साइड में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट को लिखते हैं। अब रिएक्टेंट आपका मोर देन 1 भी हो सकता है, R1+R2 भी हो सकते हैं, R3 भी हो सकता है, इसी तरह से P1+P2+ मीन्स प्रोडक्ट भी आपके मोर देन 1 भी हो सकते हैं, एंड 1 भी हो सकता है। क्लियर है, प्रोडक्ट आपके 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट भी आपका 1 से ज़्यादा हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्या, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। एंड दूसरा चीज़ है कि ये जो हम दिखाते हैं, ये एरो से दिखाते हैं, ठीक है। एरो से दिखाने का मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट आपका लेफ्ट साइड से आपका किधर फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट साइड आपका फॉर्म हो रहा है, नया चीज़ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एंड ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। ये जो आपका एरो है, ये आपका क्या, इरिवर्सिबल, इसको डिनोट करते हैं। एंड 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल को आप दोबारा ऐसे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इरिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल को ये इस टाइप से एरो के साथ दिखाया जाता है। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमेशा एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहे, है ना। रिवर्सिबल, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बनने। तो ये हम चीज़ें रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हम केमिकल इक्विलिब्रियम में हम बात करेंगे। अभी फिलहाल तो हमें सिर्फ हमारे क्या पर देखना है कि ओनली इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में देखते हैं, ठीक है। चलो, तो ये रिएक्टेंट हो गया, इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, एंड प्रोडक्ट क्या होगा आपका राइट साइड में होगा। और जो आपका विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट केमिकल रिएक्शन, है ना, ये केमिकल चेंजेस, जो भी चेंजेस होंगे आपको वो होगा, ठीक है। इट इज प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई पूरी अच्छी तरीके से। तो अब हम बात करते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो आपको पता चली गया। तो अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ साथ हम बैलेंस इक्वेशन एंड अनबैलेंस इक्वेशन के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन दिया हुआ रहता है और हमें बैलेंस करना नहीं आता है। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि बैलेंस एंड अनबैलेंस क्या होते हैं। तो रिएक्टेंट तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना, R1+R2+, ये तो रिएक्टेंट आपका 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब देखो, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो अनबैलेंस इन विच
नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट ऑफ बोथ साइड आर नॉट इक्वल, मीन्स कहने का मतलब रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल नहीं होंगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। मीन्स कहने का मतलब है कि जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ N2 प्लस H2 क्या बने आपका NH3, ठीक है, क्या बने आपका NH3। तो अब जब यहाँ पे देखेंगे तो नाइट्रोजन तो आपको यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। मीन्स दोनों साइड आपका नाइट्रोजन नंबर ऑफ जो एटम्स हैं सेम होना चाहिए। तो नाइट्रोजन यहाँ पे तो 2 हो गया, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया H3 है, तो हाइड्रोजन हो गया आपका 6। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा बैलेंस इक्वेशन, और इससे पहले जो आपका ब्लैक कलर से तो वो क्या था आपका अनबैलेंस इक्वेशन। तो अब जब यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स 3 है ना, हाइड्रोजन भी सेम है और नाइट्रोजन भी आपको कितना है, तो नंबर ऑफ एटम्स इधर भी आपका सेम है और इधर भी, दोनों साइड आपका नंबर ऑफ एटम्स क्या है आपका सेम है, तो इसको बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन। तो नंबर ऑफ एटम्स आर बोथ साइड आर इक्वल, तो ये क्या हो जाएंगे बैलेंस H2 प्लस O2, तो ये क्या है H2O है ना वाटर। तो ये देखो आप देखिए कि H2O हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 ही है, तो ये क्या होगा आपका अनबैलेंस। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 से यहाँ पहले मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो हाइड्रोजन को कितना से मल्टीप्लाई कर लो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएंगे आपके बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, जो भी ये आपके पास अभी इस ये इक्वेशन हो गए, इक्वेशन से जो हम आगे मोल मोल एनालिसिस के बात करेंगे तो उनके बारे में वहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि मोल मोल एनालिसिस पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले आपका क्या क्या आना चाहिए कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए है ना बैलेंसिंग का, एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।